लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था डबल फर्टिलाइजेशन, और डबल फर्टिलाइजेशन हमारा हो चुका था। तो उसके बाद हम बात कर रहे थे पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस की बात हम कर रहे थे कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या होते हैं और क्या क्या चेंज आएंगे। तो बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस का मतलब होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें क्या क्या चेंज आएंगे, क्योंकि फर्टिलाइजेशन किस में हो रहा है, कार्पेल में हो रहा है, ओवरी पार्ट में हो रहा है। तो उसमें क्या क्या चेंज आएंगे, तो क्या क्या चेंज आएंगे, एक तो आपका एंडोस्पर्म बन जाता है और एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो जाती है। क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो हमारे पास क्या बना बेटा, हमारे पास जाइगोट बना था और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनी थी। अब उनको फर्दर डिवीजन करना है और क्या बनाना है, जाइगोट से एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होगी। इसके अलावा क्या चेंज होगा, जो ओव्यूल है जिसके अंदर आपका एम्ब्रियो सैक है, ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड में मॉडिफाई हो जाता है और ओवरी जो है आपका वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट में मॉडिफाई हो जाता है। किस में मॉडिफाई हो जाता है, फ्रूट में मॉडिफाई हो जाता है। ठीक है, तो ये तो बेसिक पार्ट है कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। अब हमने क्या पढ़ा था, एक ओवरी की वॉल पढ़ी थी। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में हम यही पढ़ेंगे, सीड की फॉर्मेशन, फ्रूट की फॉर्मेशन, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो की डेवलपमेंट, यही सब हम पढ़ने वाले हैं। तो जब हमने ओवरी पढ़ा था तो उसके अंदर हमने एक पार्ट बताया था कि ओवरी की एक वॉल होती है। तो ओवरी की वॉल आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस में चेंज हो जाती है, इट गेट्स चेंज्ड इनटू फ्रूट वॉल। किस में चेंज हो जाएगी, फ्रूट वॉल में चेंज हो जाएगी। और फ्रूट वॉल के लिए बेटा हम टर्म यूज करते हैं पेरिकार्प। ध्यान देना, पेरिकार्प वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं, फ्रूट की वॉल के लिए यूज कर रहे हैं। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जब ओवरी फ्रूट में मॉडिफाई होता है तो ओवरी की जो वॉल होती है वो फ्रूट वॉल में कन्वर्ट हो जाती है। अब मैंने 3 चेंजेस आपको बताए, एक तो एम्ब्रियो सैक में चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, जाइगोट से क्या बन गया आपका, एम्ब्रियो बन गया, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से आपका क्या बन गया, एंडोस्पर्म बन गया। दूसरा मैंने कहा ओव्यूल में चेंज हो रहा है। तीसरा मैंने कहा कि ओवरी में चेंज हो रहा है। तो क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, तो ध्यान से देखें। एक तरफ लेफ्ट एंड की तरफ मैंने प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स को मेंशन किया है कि फर्टिलाइजेशन से पहले वो स्ट्रक्चर हम किस नाम से जानते थे और आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो किस में चेंज हो गई है। तो जैसा कि हमने कहा कि ओव्यूल किस में चेंज हो रहा है, सीड में। अब ओव्यूल के अंदर बहुत सारी स्ट्रक्चर है, तो कौन कौन से स्ट्रक्चर किस किस चीज में चेंज हो रही है, तो वो देखो। सबसे पहले हम ओव्यूल की प्रोटेक्टिव कवरिंग की बात करें, दैट इज इंटेगुमेंट। तो इंटेगुमेंट क्या है, ओव्यूल की प्रोटेक्टिव कवरिंग है। तो जब ओव्यूल आपका सीड में मॉडिफाई हो जाता है तो इसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग किस में मॉडिफाई हो जाएगी, सीड की प्रोटेक्टिव कवरिंग में। किस में हो जाएगी, सीड की प्रोटेक्टिव कवरिंग में, जिसको हम क्या बोलेंगे, सीड कॉट बोलेंगे बेटा। अब इसमें इंटेगुमेंट बेसिकली एंजियोस्पर्मिक प्लांट में 2 होते हैं, एक होता है आउटर इंटेगुमेंट और एक होता है इनर इंटेगुमेंट। तो आउटर इंटेगुमेंट तो आउटर सीड कॉट में मॉडिफाई हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा, टेस्टा बोलेंगे। और इनर जो इंटेगुमेंट होता है इट गेट्स मॉडिफाइड इनटू इनर सीड कॉट, और इनर सीड कॉट को हम नाम देते हैं बेटा टेजमेन। अब प्लोइडी क्या होगी, तो इसको देखो, ओव्यूल आपका किसका पार्ट है, स्पोरोफिटिक फेज का पार्ट है। क्योंकि ओव्यूल की सिर्फ एक ही सेल में मियोसिस हुआ है, दैट इज मेगास्पोर मदर सेल, बाकी सेल्स में मियोसिस नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ओव्यूल की सेल्स की प्लोइडी क्या होगी, डिप्लॉयड होगी। दैट मीन्स इंटेगुमेंट की सेल्स की प्लोइडी कैसी है, डिप्लॉयड। तो आपकी टेस्टा और टेजमेन की प्लोइडी भी क्या होगी, डिप्लॉयड होगी। क्या होगी, डिप्लॉयड होगी। ठीक है। अब ओव्यूल के अंदर एक पार्ट है न्यूसेलस, जो सेंट्रल पार्ट है। तो न्यूसेलस कैसा टिश्यू था, न्यूट्रिटिव टिश्यू था। तो इसका मतलब जब ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन हो रही थी तो ये नरिशमेंट के लिए यूज हो रहा था। तो ज्यादातर केसेस में तो क्या होता है, न्यूसेलस कंप्लीटली यूज्ड अप हो जाता है।
जब तक सीड बनता है तब तक न्यूसेलस कंप्लीटली यूज हो चुका होता है। ध्यान से सुनना, क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, ये डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को नरिशमेंट देगा। न्यूट्रिटिव टिश्यू है ये। जो एम्ब्रियो एमएमसी में डिवीजन हुआ, मेगास्पोर बने, फिर मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक बना। तो जब तक आपका अगला न्यूट्रिटिव टिश्यू नहीं बनता है, एंडोस्पर्म नहीं बनता है, तब तक नरिशमेंट कौन दे रहा है? न्यूसेलस। और जब आपका सीड बन जाता है तो दैट मीन्स एक और न्यूट्रिटिव टिश्यू बन जाता है। तो उस टाइम तक मोस्ट ऑफ द केसेस में न्यूसेलस कंप्लीटली यूज्ड अप हो जाता है, लेकिन कुछ केसेस में इसका कुछ पार्ट रह जाता है। उसको हम बोलेंगे रेमनेंट ऑफ न्यूसेलस। रेमनेंट मतलब रिमेनिंग पार्ट जो बच जाता है। तो रेमनेंट ऑफ न्यूसेलस के लिए हमने एक वर्ड यूज किया है, पेरिस्पर्म। तो दोनों में डिफरेंस है। न्यूसेलस तो हम बोल रहे थे फर्टिलाइजेशन से पहले, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन अगर न्यूसेलस का कोई पार्ट रह जाता है, बच जाता है, तो उसको हम न्यूसेलस का पार्ट नहीं बोलेंगे। अब उसको हम क्या बोलेंगे? पेरिस्पर्म बोलेंगे। अब क्योंकि आपका न्यूसेलस डिप्लॉयड था तो इसलिए पेरिस्पर्म भी क्या होगा? डिप्लॉयड ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है? हमने फ्यूनिकल पढ़ा था, ओव्यूल की स्टॉक। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल की स्टॉक सीड की स्टॉक में मॉडिफाई हो जाती है। ओव्यूल के अंदर एक हाइलम रीजन था, जंक्शन, जहाँ पे ओव्यूल की बॉडी स्टॉक से अटैच हो रही थी। अब वो सीड के हाइलम रीजन में मॉडिफाई हो जाएगी। और ये चीज हमें सीड के केस में एक स्कार के फॉर्म में, एक हल्का सा स्कार आपको दिखाई देता है। ग्राम सीड को जब आप भिगोते हो, उसको वाटर के अंदर डिप कर दो 1 डे के लिए, और जब आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो इसके सरफेस पे एक ब्लैक कलर का स्कार दिखाई देगा। जिस एंड की तरफ आपका एक छोटा सा पोर होता है, माइक्रोपाइल, वहां पे उसके आसपास आपको स्कार दिखाई देता है। तो वो स्कार होता है हाइलम रीजन का, जो कि जंक्शन होता है। उनके केस में जंक्शन था ओव्यूल की स्टॉक और ओव्यूल की बॉडी के बीच में। यहाँ जंक्शन किसके बीच में होगा? सीड का हाइलम है। ये किसका हाइलम है? सीड का हाइलम है। ओव्यूल के अंदर जो माइक्रोपाइल था, जहाँ इंटेगुमेंट एब्सेंट था, जहाँ से आपका पोलन ट्यूब एंटर हो रहा था, अब वो किस में मॉडिफाई हो जाएगा? माइक्रोपाइल ऑफ सीड में। जब आप ग्राम सीड को ऑब्जर्व करोगे तो ध्यान से देखना, ये आपका ग्राम सीड मैंने बनाया है। तो यहाँ पे एक छोटा सा पोर आपको दिखाई देगा। ये जो पोर है ये क्या कहलाता है? इसका माइक्रोपाइल। एक लिटिल बिट ओपनिंग होती है इसके थ्रू, क्योंकि ये जो सीड कॉट होती है बहुत हार्ड होती है। तो ना तो सीड कॉट को क्रॉस करके वाटर एंटर कर सकता है, ना ही ऑक्सीजन। लेकिन ये एक पोर है जिसके थ्रू वाटर और ऑक्सीजन की एंट्री होती है, जो कि एम्ब्रियो की सर्वाइवल के लिए और जब सीड को जर्मिनेट करना हो उसके लिए जरूरी होता है। ओव्यूल का जो चलाजा पार्ट होता है वो अब सीड के चलाजा में चेंज हो जाता है। मतलब सब कुछ चेंज हो रहा है। अगर एक ओव्यूल सीड में मॉडिफाई हो रहा है तो उसका सभी पार्ट्स चेंज होंगे। अब ओव्यूल के अंदर क्या है? एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक में क्या क्या चेंजेस आएंगे? एम्ब्रियो सैक में एक तो है एंटीपोडल सेल। तो एंटीपोडल सेल, क्योंकि इनका फंक्शन क्या था? इनका फंक्शन था बेटा सराउंडिंग न्यूसेलस से नरिशमेंट एब्जॉर्ब करना और सेंट्रल सेल को प्रोवाइड करना। अब क्योंकि एक और एडिशनल न्यूट्रिटिव टिश्यू आ चुका है, एंडोस्पर्म, तो अब इनको न्यूसेलस से एब्जॉर्ब करने की जरूरत नहीं है। तो ये पार्ट क्या हो जाएगा? डीजनरेट हो जाएगा। सिनर्जिड का काम था पोलन ट्यूब की एंट्री कराना। अब पोलन ट्यूब की तो एंट्री हो चुकी है क्योंकि फर्टिलाइजेशन ही हो चुका है, तो अब इसका भी कोई काम नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगी? डीजनरेट हो जाएगी। ठीक है। ये तो वैसे भी जैसे ही पोलन ट्यूब एंटर करती है, एक सिनर्जिड तो तभी एंटर कर डीजनरेट हो जाती है और दूसरी कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली डीजनरेट हो जाती है। एग किस में मॉडिफाई हो जाता है? जाइगोट में। और सेंट्रल सेल किस में मॉडिफाई हो जाती है? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में, जो आगे जाकर के एंडोस्पर्म में मॉडिफाई हो जाएगी। और जब आपका एंडोस्पर्म बन जाएगा तब जाइगोट किस में कन्वर्ट हो जाता है? एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक एडेप्टेशन होती है टू प्रोवाइड एश्योर्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, एश्योर्ड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। अब ये तो था ओव्यूल और सीड के बारे में। ओवरी हमने बता दिया कि ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। ओवरी की वॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगी? फ्रूट की वॉल, जिसको हम पेरिकार्प बोलेंगे। यहाँ पर 2 वर्ड आए हैं बेटा,
एक वर्ड है पेरिकार्प, एक वर्ड है पेरिस्पर्म। पेरिकार्प क्या है? कवरिंग ऑफ द फ्रूट। और पेरिस्पर्म क्या है? रेमिनेंट ऑफ न्यू सेल्स इन द सीड। सीड के अंदर न्यू सेल्स का जो पार्ट बच जाता है, मोस्टली तो वो कम्प्लीटली यूजअप हो जाता है, लेकिन अगर बच जाता है तो उस पार्ट को हम बोलेंगे पेरिस्पर्म। और ऐसे सीड्स को हम बोलते हैं पेरिस्पर्मिक सीड। तो दोनों बिल्कुल डिफरेंस है, ठीक है। तो ये तो था ओवरी के पार्ट के अंदर चेंज। अब कार्पल में हमने और क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था उसका स्टिग्मा, उसका स्टाइल, और बाकी की फ्लोरल अपेंडेजेस भी हमने पढ़ी थी। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फ्लावर फेड होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि अट्रैक्टिव कलर, फ्रेग्रेंस किस लिए थी? पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए। वो काम तो हो चुका है, तो अब फ्लावर क्या होना शुरू हो जाएगा? फेड होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो एनर्जी उसको चाहिए वो सारी की सारी किस लिए चाहिए? नेक्स्ट जनरेशन को बनाने के लिए। लेकिन कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनके केस में पेटल, स्टेमन एंड स्टाइल वो रिमेंड रहते हैं या फर्दर ग्रो करते हैं। हालांकि ज्यादातर प्लांट्स में तो ये पार्ट भी विदर अवे हो जाते हैं, गिर जाते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। पेटल रिमूव हो जाएंगे, स्टेमन्स भी रिमूव हो जाएंगे, स्टाइल भी गिर जाता है। सिर्फ ओवरी पार्ट बचता है जो कि फ्रूट में मॉडिफाई हो चुका होता है, ओव्यूल सीड में मॉडिफाई हो चुके होते हैं। बाकी सारे जितने भी पार्ट हैं वो सारे के सारे विदर ऑफ हो जाते हैं। लेकिन टोमेटो एंड ब्रिंजल, टमाटर और ब्रिंजल को जब आप देखोगे तो उनके एक एंड पे आपको ग्रीन कलर की सेपल दिखाई देती हैं। उनके केस में कैलिक्स जो है वो परसिस्ट करता है। और अगर आप फाइसेलिस और डाइलिनिया इनको देखोगे, उनमें तो सिर्फ ड्राई कंडीशन में परसिस्ट करता है। इनको अगर आप देखोगे ना तो वो सिर्फ परसिस्ट ही नहीं करता, वो साथ के साथ ग्रोथ भी करता है। क्या करता है? ग्रोथ भी करता है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ये मॉडिफिकेशन है। अब हम इन्हीं को आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम एंडोस्पर्म की बात कर लेते हैं, फिर हम एम्ब्रियो की बात कर लेंगे। जाइगोट से क्या बनेगा? आपका एम्ब्रियो बनेगा। और उसके बाद हम सीड और फ्रूट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन। तो जैसा कि मैंने पहले भी तुम्हें बताया कि जो सेंट्रल सेल है, जब उसके पोलर न्यूक्लियाई ट्रिपल फ्यूजन शो करते हैं तो सेंट्रल सेल किस में मॉडिफाई हो जाती है? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। लेकिन ये एक ऐसी सेल है अब जिसके अंदर ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस है। कैसा न्यूक्लियस है? ट्रिप्लॉइड। अब ये तो यूनिन्यूक्लिएटेड है और सिंगल सेल्ड है। अब इसको क्या करना है? मल्टी सेल्यूलर एंडोस्पर्म में मॉडिफाई होना है। लेकिन एंडोस्पर्म कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड। दैट मीन्स माइटोसिस होंगे। तो ये क्या करेगी? रिपीटेडली डिवाइड करेगी। लेकिन यहाँ पर फिर से वही चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो डिवीजन होगा वो कैसा होगा? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। अरे मत परेशान कर। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब क्या है बेटा? ध्यान से देखें आप लोग। जैसे ये एक सेल है, इसके अंदर ये एक न्यूक्लियाई है। नॉर्मली तो माइटोसिस कैसे होता है? पहले न्यूक्लियर डिवीजन हुआ तो 1 से 2 न्यूक्लियाई बन गए, फिर इनका साइटोकाइनेसिस हो जाता है, फिर ये दोनों न्यूक्लियाई फर्दर डिवाइड करेंगे, फिर इनके बीच में सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाती है। लेकिन फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में क्या होता है बेटा? इनिशियली लगातार आपके न्यूक्लियर डिवीजन ही होंगे। जैसे 1 से 2 न्यूक्लियाई बने, फिर 2 से 4 बन गए, 4 से 8 बन गए। जब तक कंप्लीट न्यूक्लियर डिवीजन नहीं हो जाता है तब तक सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होती है। तो इनके केस में भी क्या होता है? इनका जो न्यूक्लियाई होता है वो रिपीटेडली डिवाइड करेगा, तो आपके पास एक मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आ जाएगी। कैसे कंडीशन आ जाएगी? मल्टी न्यूक्लिएटेड। और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन जो है उसके न्यूक्लियाई को हम बोलेंगे फ्री न्यूक्लियाई। और फ्री न्यूक्लियर स्टेज आने के बाद एंड में क्या होता है बेटा? सेल्यूलराइजेशन होता है। मतलब इन न्यूक्लियाई के अराउंड सेल वॉल बननी शुरू हो जाती है, तो फिर आपका सेल्यूलर एंडोस्पर्म बन करके तैयार हो जाता है, ठीक है। लेकिन कोकोनट एक एक्सेप्शन है। कैसे एक्सेप्शन है? ध्यान से देखना।
कोकोनट के केस में क्या होता है, ये आपकी PEC थी, इसने रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन किया और बहुत सारे न्यूक्लियाई बना लिए, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन इसने बना ली, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इसने कर लिए, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बन करके तैयार हो। अब जैसे ही मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बन के तैयार हुई तो फिर एंड में क्या हुआ, सेल्यूलराइजेशन स्टार्ट हुआ, मतलब इन सभी न्यूक्लियाई के अराउंड सेल वॉल बननी शुरू होगी। लेकिन कोकोनट के केस में क्या होता है बेटा, सेल्यूलराइजेशन कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। कंप्लीट नहीं होता है तो मतलब क्या होता है, कुछ न्यूक्लियाई के अराउंड तो सेल वॉल बन जाती है, वो तो कहलाता है इसका सेल्यूलर एंडोस्पर्म का पार्ट, और कुछ न्यूक्लियाई अभी भी फ्री रह जाते हैं, दीज आर कॉल्ड फ्री न्यूक्लियाई। तो एक्चुअल में हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि नारियल पानी पीना चाहिए, नारियल का वाइट कर्नेल पार्ट, नारियल गिरी जिसे हम बोलते हैं, वो हमें कंज्यूम करनी चाहिए। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो वाइट कर्नेल पार्ट है इसका, ये तो इसका सेल्यूलर एंडोस्पर्म है, और जिसको हम कोकोनट वाटर कहते हैं वो इसका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इसलिए हमेशा बेटा टेंडर कोकोनट इज कंसिडर्ड ए हेल्थी सोर्स फॉर न्यूट्रिशन, एक हेल्थी सोर्स माना जाता है, क्योंकि कोकोनट वाटर जो होता है ना बेटा, एक्चुअल में कोकोनट वाटर क्या है एक्चुअल में, इट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। जबकि जो नारियल गिरी है वो उसका वाइट जो कर्नेल पार्ट है, इट इज द सेल्यूलर एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म में क्या होता है बेटा, एंडोस्पर्म होता है एक न्यूट्रिटिव टिश्यू जिसके पास रिजर्व फूड मटेरियल होता है, इसलिए इट प्रोवाइड नरिशमेंट। क्या प्रोवाइड करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये था आपका एंडोस्पर्म कैसे बनता है। एम्ब्रियो की बात करें तो मैं आपको बता देती हूँ, दो तरह के एम्ब्रियो आपके एंजियोस्पर्म्स में बनते हैं, डाइकॉट एम्ब्रियो एंड मोनोकॉट एम्ब्रियो। दोनों में क्या डिफरेंस है, फिर से एक न्यूट्रिटिव टिश्यू आ गया है। क्या, डाइकॉट में 2 कॉटिलिडन होते हैं, जबकि मोनोकॉट में एक सिंगल कॉटिलिडन होता है, जिसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है स्कूटेलम। ध्यान रखना, स्कूटेलम क्या होता है, ये मोनोकॉट का कॉटिलिडन होता है। किसका कॉटिलिडन होता है, मोनोकॉट का, स्कूटेलम। ठीक है, मोनोकॉट में एक ही कॉटिलिडन होता है, ये इसके अंदर भी रिजर्व फूड मटेरियल होता है। बेटा न्यूट्रिटिव टिश्यूज को ध्यान से देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में सबसे पहला न्यूट्रिटिव टिश्यू था न्यूसेलस, फिर आपका डेवलप हुआ एंडोस्पर्म, और उसके बाद अब क्या डेवलप हो रहा है, कॉटिलिडन। तीनों का टाइमिंग अलग अलग है। न्यूसेलस कब तक नरिशमेंट देगा, जब तक कि एंडोस्पर्म नहीं बनेगा। एंडोस्पर्म कब तक नरिशमेंट देगा, जब तक कि कॉटिलिडन नहीं बनेगा। और कॉटिलिडन कब तक नरिशमेंट देगा, जब तक सीड जर्मिनेट करके खुद से फूड सिंथेसाइज करना शुरू नहीं कर देता है, दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट नहीं कर देता है। सबका अलग अलग फंक्शन है, कहीं पे कोई मिक्सिंग नहीं है। आप देखो, हमने कह तो दिया कि ये अलग अलग टाइप से हमने एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो की डेवलपमेंट करी। अब मैं आपको सीड की स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ सीड, सीड के वेरियस कंपोनेंट्स क्या है और सीड एक्चुअल में होता क्या है, तो ये चीज मैं आपको बता दूं। सीड हम किसे कहते हैं, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, सीड कहते हैं। जब भी हम सीड को ऑब्जर्व करते हैं तो उसके अंदर हमें कई टाइप के कंपोनेंट्स दिखाई देते हैं। जैसे सबसे बाहर हमें दिखाई देती है सीड कॉट, उसके अंदर हम देखें तो हमें कॉटिलिडन दिखाई देते हैं और एम्ब्रियोनल एक्सिस दिखाई देते हैं। बेटा एंजियोस्पर्म में जो सीड कॉट होती है वो 2 होती है, टेस्टर एंड टेजमेन।
जैसा कि हमने अभी भी डिस्कस किया था, टेस्टा क्या है, इट इज आउटर सीड कॉट, ये आउटर सीड कॉट है। और टेजमेन क्या है, इट इज इनर सीड कॉट, ये इनर सीड कॉट है। कॉटिलिडन की अगर हम बात करें तो कॉटिलिडन कैसा है, न्यूट्रिटिव टिश्यू है, मतलब ये एक ऐसी थिक एंड स्वोलन स्ट्रक्चर है। थिक एंड स्वोलन क्यों है, इसका कारण भी यही है, बिकॉज इट स्टोर फूड रिजर्व, इसके पास रिजर्व फूड मटेरियल होता है, इसलिए ये थिक होता है और स्वोलन होता है। ठीक है, अब जैसा कि हमने डिस्कस किया, मोनोकॉट में एक ही कॉटिलिडन होगा, और अगर आप बात करोगे डाइकॉट की, तो डाइकॉट के केस में 2 कॉटिलिडन होंगे। उसके बेसिस पर इनको नाम दिया गया है प्लांट को, मोनोकॉटिलिडनस एंड डाइकॉटिलिडनस। एम्ब्रियोनल एक्सिस जो होता है ना बेटा सीड का, उसके लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज टाइजेलम। ये क्या है, इट इज द मिनिएचर प्लांट। एम्ब्रियोनल एक्सिस एक्चुअल में क्या है, मिनिएचर प्लांट है। ठीक है, इसके अंदर आपको बेसिकली 2 स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगी, एक तो होता है रेडिकल और एक होता है प्लूम्यूल। मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम में डिस्क्राइब कर देती हूँ। रेडिकल ग्राम का, ग्रेन का डायग्राम मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, ध्यान से देखना। ग्राम सीड का डायग्राम मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। ग्राम सीड जो है डाइकोटिलिडनस सीड है। इसके स्ट्रक्चर को जब आप ओपन करके सीड को जर्मिनेट करके आप देखोगे तो आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देगी। ये 2 क्या है बेटा इसमें, ये है इसके कॉटिलिडन। जब आप इन कॉटिलिडन को ऐसे टच करते हो तो ये ऐसे ओपन हो जाते हैं। ओपन होंगे तो सेंटर में आपको ऐसा एक एक्सिस दिखाई देगा, जिसके एक एंड की तरफ सिलेंड्रिकल एक्सिस है और एक एंड की तरफ आपको फोलियर स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। फोलियर मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। ये जो फोलियर स्ट्रक्चर है ना बेटा, इसको तो कहा जाता है प्लूम्यूल। और ये जो होलो सिलेंड्रिकल पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, होलो नहीं सॉलिड, इसको हम कहते हैं रेडिकल। रेडिकल किसको रिप्रेजेंट करता है, रेडिकल रिप्रेजेंट करता है फ्यूचर रूट को। इसका मतलब जब ये सीड फर्दर ग्रो करेगा तो इसका ये पार्ट उस प्लांट का रूट सिस्टम बनाएगा। अब प्लूम्यूल किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है फ्यूचर शूट को। किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्यूचर शूट को। मतलब जब ये फर्दर प्लांट में मॉडिफाई होगा तो ये इसका शूट सिस्टम बनाते हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट जहां पे कॉटिलिडन अटैच होते हैं, इट इज कॉल्ड कॉटिलिडनरी नोड। इसको हम क्या कहेंगे बेटा, कॉटिलिडनरी नोड। अब कॉटिलिडनरी नोड से जब हम प्लूम्यूल की तरफ जाते हैं तो ये जो पार्ट है इट इज कॉल्ड एपिकोटाइल। इसको हम अपर पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं, एट अबव द लेवल ऑफ कॉटिलिडनरी नोड। कॉटिलिडन के लेवल से ऊपर जब हम जाते हैं तो ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है एपिकोटाइल। एपिकोटाइल की पहचान क्या है कि इट टर्मिनेट इनटू प्लूम्यूल, कि इसके टर्मिनल एंड पे क्या प्रेजेंट होता है, प्लूम्यूल प्रेजेंट होता है। और एम्ब्रियोनल एक्सिस में कॉटिलिडनरी नोड से नीचे का जो पार्ट है ये कहलाता है हाइपोकोटाइल, एंड हाइपोकोटाइल टर्मिनेट इनटू रेडिकल। ये इनका आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है। 4-5 टर्म हमने पढ़े हैं। एक हमने पढ़ा प्लूम्यूल होता है, एक होता है रेडिकल, एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल इट इज दैट पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस ऑफ द सीड विच इज अबव द कॉटिलिडनरी नोड। जो कॉटिलिडनरी नोड से अबव होता है उसको हम क्या कहते हैं, एपिकोटाइल, एंड इट टर्मिनेट्स इनटू प्लूम्यूल। और जो आपका हाइपोकोटाइल होता है इट इज लाई बिलो द कॉटिलिडनरी नोड एंड इट टर्मिनेट इनटू रेडिकल।
और अगर आपसे कोई पूछे कि प्लूम्यूल क्या है और रेडिकल क्या है, तो प्लूम्यूल फ्यूचर शूट को रिप्रेजेंट करता है और रेडिकल फ्यूचर रूट को रिप्रेजेंट करता है। ये तो था डाइकॉट सीड के बारे में। मोनोकोट सीड को जब आप देखोगे ना बेटा, तो मोनोकोट सीड में तो पहली चीज तो इनके अंदर एक ही कोटिलिडन होता है, और उस कोटिलिडन के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? स्कूटेलम। दूसरी चीज क्या है? उनका जो प्लूम्यूल रीजन होता है। अब क्योंकि प्लूम्यूल फोलियर होता है, तो इसके अराउंड एक फोलियर कवरिंग ही होती है। उस फोलियर प्रोटेक्टिव कवरिंग को कहा जाता है कॉलियोप्टाइल। कॉलियोप्टाइल क्या है? होलो है, अंदर से होलो है बेटा, खाली है, और इसके टिप के ऊपर एक पोर भी होता है जिससे फ्यूचर शूट बाहर निकल के आएगा। होलो है और फोलियर है, ठीक है। ऐसे ही जो रेडिकल पार्ट होगा ना बेटा, रेडिकल पार्ट है सिलेंड्रिकल, तो इस रेडिकल के बाहर भी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, लेकिन ये कवरिंग सॉलिड होती है और इसमें ऐसी कोई लीफ लाइक आउटग्रोथ नहीं होती है। इसको हम कहते हैं कॉलियोरेहिजा। रेहिजा वर्ड वैसे भी रूट के लिए यूज होता है। कॉलियोरेहिजा मतलब ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो किसको प्रोटेक्शन दे रही है? रेडिकल को दे रही है। ये अनडिफरेंशिएटेड शीथ होती है। ये क्या होती है? अनडिफरेंशिएटेड शीथ होती है। मतलब जैसे इसकी तो लीफ लाइक अपीयरेंस आ रही थी, इसमें इस तरीके का कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं आया है। तो ये अनडिफरेंशिएटेड शीथ है, वो होलो थी, ये सॉलिड होगी। उसके टिप के ऊपर पोर होता है, इसके टिप के ऊपर पोर नहीं होता है। इसका पर्पस होता है प्लूम्यूल को प्रोटेक्शन देना। किसको प्रोटेक्शन देना? प्लूम्यूल। इसका प्रोटेक्शन ज्यादा बड़ा एम नहीं होता है। एक चीज और होती है, कॉलियोप्टाइल से क्योंकि फ्यूचर शूट निकलेगा, तो जब ये पार्ट सोइल से बाहर आ जाता है तो ये फोटोसिंथेटिक भी हो जाता है, लेकिन कॉलियोरेहिजा कभी भी नहीं होता है। अब मैं आपको मेज का एक डायग्राम दिखा रही हूँ, ध्यान से देखना। मेज ग्रेन का डायग्राम है ये, मैंने आपको मेज ग्रेन का डायग्राम दिखाया है। इस डायग्राम में एक चीज देखो, कॉनिकल शेप है। मेज एक मोनोकोटिलिडनस सीड है, एंडोस्पर्मिक सीड है, इसमें एंडोस्पर्म भी परसिस्ट करता है। इसका ज्यादातर हिस्सा जो होता है वो एंडोस्पर्म से कवर्ड होता है। 2/3 पार्ट किससे कवर्ड होता है? एंडोस्पर्म से, और 1/3 पार्ट में ये आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। इसमें एक ही कोटिलिडन होता है, ये इसको हम कहते हैं स्कूटेलम। यहाँ पे प्लूम्यूल है और ये प्लूम्यूल के बाहर प्रोटेक्टिव कॉलियोप्टाइल की कवरिंग है। ऐसे ही ये रेडिकल है और रेडिकल के बाहर आपकी प्रोटेक्टिव कवरिंग है कॉलियोरेहिजा। डायग्राम आपको ज्यादा डिटेल में नहीं करना है, सिंपल डायग्राम करना है, सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि डायग्राम आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। अब हम आते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ सीड्स को लेकर के, कि सीड्स की वेरियस टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो ध्यान से देखना, मैच्योर सीड की बात करें, इनिशियली तो सीड में एंडोस्पर्म भी बना है ना, लेकिन मैंने क्या कहा था, एंडोस्पर्म भी कैसा टिश्यू है? न्यूट्रिटिव टिश्यू। और ये नरिशमेंट कब देगा? जब जाइगोट से आपका क्या बनेगा बेटा? एम्ब्रियो बनेगा। इसको हम कहते हैं कि ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट देते हैं। तो सीड को हम मैच्योर सीड कब बोलेंगे? जब आपका एम्ब्रियो बन जाएगा। अब क्योंकि इसके बनने के लिए नरिशमेंट कौन दे रहा है? एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म तो यूज्ड अप होता जाएगा। तो अगर मैच्योर सीड बनने तक एंडोस्पर्म पूरा का पूरा यूज हो जाता है, तो आपके मैच्योर सीड में एंडोस्पर्म का कोई भी पार्ट नहीं बचेगा। तो ऐसे सीड को हम बोलते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस, या फिर इनको हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड भी बोलते हैं। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कौन से है बेटा? जिसमें मैच्योर सीड तक आते आते एंडोस्पर्म जो है वो कंप्लीटली यूज्ड अप हो जाता है। तो मैच्योर सीड में आपको एंडोस्पर्म दिखाई नहीं देगा, जबकि एल्ब्यूमिनस सीड
या एंडोस्पर्मिक सीड हम किन्हें कहते हैं, जिसमें मैच्योर सीड बनने तक एंडोस्पर्म पूरा यूज नहीं हुआ, एंडोस्पर्म का कुछ पार्ट अभी भी बच जाता है। तो जिसमें मैच्योर सीड में भी एंडोस्पर्म का कुछ पार्ट बच जाता है, उन सीड को हम क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म। बेटा ध्यान रहे, इनिशियली सभी सीड्स में एंडोस्पर्म बनता है, लेकिन एम्ब्रियो बनने तक वो पूरा यूज होता है या उसका कुछ पार्ट बच जाता है। अगर पूरा यूज हो जाता है तो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड बोलेंगे, और अगर उसका कुछ पार्ट बच जाता है तो हम क्या बोलेंगे, एल्ब्यूमिनस सीड। अब सबसे मेन चीज है इसके एग्जाम्पल। तो एल्ब्यूमिनस सीड के एग्जाम्पल है वीट, मेज, बार्ले, कैस्टर, कोकोनट एंड अनियन। ये एग्जाम्पल जरूर याद कर लेना। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड के एग्जाम्पल है पी, ग्राउंडनट एंड बीन्स। इसी तरीके से हमने एक और कैटेगरी पढ़ी थी बेटा, पेरिस्पर्मिक सीड। पेरिस्पर्मिक सीड हम किसको कह रहे थे बेटा, जिनके अंदर रेमनेंट ऑफ न्यूसेलस होता है। क्या होता है, रेमनेंट ऑफ न्यूसेलस। उन सीड्स को हम क्या कहते हैं, पेरिस्पर्मिक सीड भी कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है ब्लैक पेपर, बीट एंड कॉफी। तो बेटा ये था आज का हमारा लेक्चर। इससे आगे एक और लेक्चर लगेगा, इसमें हम एक और क्लास लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कल डिस्कस करेंगे।